साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता और मैं मनोज। An excerpt from a poem by Tony Louise Jones. At home, at war. टोनी लुइस जोन्स की कविता घर में युद्ध में का एक अंश। The morning paper demonstrates with images how words can lose all meaning. तस्वीरों से सजे सुबह के अखबार मुजाहिरा हैं शब्दों के बेमानी हो जाने का। Mouths that cannot speak tell how desperately we need to understand. बेजुबान बेतरह बताने में लगे हैं कि अब समझ लेना सख्त जरूरी है हमारे लिए। Wars begin when language fails us. The missiles fall undiverted by the right command. भाषा की चूक से शुरू होते हैं युद्ध और अचूक आदेश से बिना विचलन के भेद देते हैं प्रक्षेपास्त्र। मनोज, भाषा और साहित्य हमारे जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है कि इनकी समृद्धि असल में हमारी अपनी मानसिक और सामाजिक समृद्धि को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। बिल्कुल नवोदिता, हर साल हम 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाते हैं। अनुवादकों और भाषाविदों के योगदान को याद करने का दिन है, जो भाषा की सीमाओं को पाटते हैं और वैश्विक संवाद को सुगम बनाते हैं। अनुवाद दिवस का उद्देश्य यानी सामंजस्यपूर्ण संचार और बहुभाषावाद काफी हद तक इस बात की ताकीद करता है कि अनुवाद और भाषाई विविधता कितनी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर आज के समय में जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीच संवाद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। देखा जाए तो संचार मानव अस्तित्व की नींव है। केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं, बल्कि ये विचार, भावनाएं और संस्कृति भी साझा करता है। लेकिन जब विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, तो जाहिर है कि संचार में बाधाएं भी आती हैं और अनुवादक इन्हीं बाधाओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल मनोज, और बात केवल शाब्दिक अनुवाद की नहीं है, बल्कि भाषा की सांस्कृतिक और सामाजिक धारणाओं को ध्यान में रखते हुए अनुवाद के माध्यम से एक अर्थपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संवाद कायम करना होता है, एक सही संदर्भ के साथ। और सच कहूं नवोदिता, हाँ, अनुवादकों की निपुणता के बिना अंतर्राष्ट्रीय संचार असंभव सा ही होता, चाहे साहित्य हो, संस्कृति हो, शिक्षा हो, व्यापार हो या फिर राजनीति या कूटनीति हो। बिल्कुल, बल्कि आधुनिक समय में जहां डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने सीमाओं को धुंधला कर दिया है, अनुवादकों का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि मशीनी अनुवाद में एक सांस्कृतिक संदर्भ की गुंजाइश हमेशा ही बनी रहती है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि सामंजस्यपूर्ण संचार और बहुभाषावाद महज एक स्लोगन नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविक जरूरत है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर व्यक्ति की भाषा, संस्कृति और पहचान का सम्मान होता है। मनोज, अभी अभी हम जिक्र कर रहे थे एक वैश्विक साझी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का। इसी को अगर हम अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाएंगे कि हिंदी भाषा का साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हिंदी के अभिलेख केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि ये उस संस्कृति और समाज का प्रतिबिंब हैं जिसने भारत को उसकी पहचान दी। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अभिलेखों का संरक्षण किया जाए, जिससे उन्हें अपने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहने में आसानी हो। इस महत्वपूर्ण कार्य में राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी बात को और विस्तार से समझते हैं और मिलते हैं महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार अरुण सिंघल से, और इनसे बात कर रही हैं हिंदी भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर अलका सिन्हा।
मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ अपने स्टूडियो में, अरुण सिंघल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इतिहास की किताबों में पढ़ा था, वो यहाँ जिंदा है जैसे, और उसकी बिल्कुल मूल प्रति, उसका मूल स्वरूप आपके अभिलेखागार में सुरक्षित है। पहले तो ऐसी कौन सी दिलचस्प चीज़ें हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा हमारे सभी सुनने वालों के लिए आप बताएं। बड़े दुर्लभ अभिलेख देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पुराने हमारे पास हैं गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं, वो संस्कृत में हैं और करीब 1400 साल पुराने हैं। अच्छा। वो मूल रूप में हमारे पास भोजपत्रों पर हैं, अभी हमारे पास रखे हुए हैं, तो वो हैं। उसके बाद फिर तुगलक डायनेस्टी के समय के कागज़, फिर नूरजहाँ के फरमान, झांसी की रानी के पत्र, उनके समय की चीज़ें, ये सब हैं। गांधी जी के पूरा साहित्य हमारे पास है। तो बड़े अच्छे अच्छे बहुत इंटरेस्टिंग कागज़ हैं, और मैं तो कहता हूँ कि कोई भी अगर आए कभी तो 3 4 5 घंटे तो बड़ी आसानी से बीत सकते हैं अभिलेखागार में। तो पहली मेरी जो जिज्ञासा बन रही है वो ये बन रही है कि ये चीज़ें आपके पास आई कहाँ से हैं? एक तो बहुत बड़ा स्रोत हमारे पास होता है सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, उनमें जो काम होता रहता है, महत्वपूर्ण काम होता रहता है, उसके हमारे पास दस्तावेज आते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के तहत हम लोग काम करते हैं, तो जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स राष्ट्रीय महत्व के होते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्रोत हमारे पास है कि सरकारी विभागों से आते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो मैं कहूँगा जिसमें रुचि लोगों की, पब्लिक की हो सकती है, वो प्राइवेट कलेक्शंस होते हैं। अच्छा। तो जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी का पूरा कलेक्शन है, अच्छा। राजेंद्र यादव जी का कलेक्शन है, कैलाश वाजपेयी जी का कलेक्शन है, या जो बड़े बड़े फिगर्स आपने सुने जैसे सरदार पटेल का कलेक्शन हमारे पास है, महात्मा गांधी के सारे पेपर्स हम लोगों के पास हैं, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनका हमारे पास कलेक्शन है, पद्मकांत मालवीय जो मदन मोहन मालवीय जी के पुत्र थे, उन्होंने डोनेट किया था, अभ्युदय पत्रिका की कॉपीज़ हैं। तो बड़े बड़े एमिनेंट जो लोग हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस का पूरा कलेक्शन हमारे पास है। हमारे पास बहुत सारे एमिनेंट सिटीजन्स के कलेक्शंस आते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले रफ़ी अहमद किदवई साहब का कलेक्शन पूरा हमारे पास आया, उनकी फैमिली ने डोनेट किया। तो ये एक तरीका है जिससे बड़े रोचक दस्तावेज हमारे पास आ जाते हैं। फिर खुदाई में जो दस्तावेज मिल गए वो भी हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास, जैसे आप लाल किले में जाएंगे या ताजमहल में जाएंगे, वहाँ पर भी पुराने दस्तावेज इन सभी मॉन्यूमेंट्स में पाए गए हैं। तो ये भी घूमते फिरते हम लोगों के पास आते हैं। कई सारे स्रोत हो जाते हैं कि हम, वैसे हमको ये भी अधिकार है कि हम जाके ख़रीद सकते हैं। तो हम बिडिंग कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, विदेश से भी ला सकते हैं। कुछ पास्ट में बिडिंग करके विदेश से ख़रीद कर भी कागजात लाए गए हैं जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो प्राइवेट कलेक्शंस का एक मेजर सोर्स है जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अच्छा, इसमें लगभग सबसे पुराना अगर हम कहें तो कितने वर्ष पीछे जा सकते हैं जो चीज़? सबसे पुराना गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट करीब 1400 साल पुराना होगा कम से कम। भोजपत्र पर है, वो हमारे पास ओरिजिनल है। तो ज़्यादा हम कोशिश ये करते हैं कि हम ओरिजिनल कागज़ कम दिखाएं लोगों को। अगर आप चाहेंगे देखना तो प्रिफर हम लोग ये करेंगे कि हम सारे कागज़ डिजिटाइज कर दें, स्कैन करके हम अपनी वेबसाइट पे डाल दें। हमारा एक पोर्टल है जिसका नाम अभिलेख पटल है जी। अभिलेख पटल पे आप जाएंगे तो आपको सारे हमारे तमाम कागज़ जो हम स्कैन कर रहे हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा। बड़ी आसानी से आप वहाँ देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं। आपकी इसी बात से मुझे ध्यान आता है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऐसी कुछ चीज़ें हमारे सामने आई, लोगों के नज़र में आई, जो प्रतिबंधित सामग्री थी जी जी, साहित्य में खास करके, और उसको लेकर के लोगों का रुझान बहुत बना रहा। इसके बारे में आपके अभिलेखागार में क्या चीज़ें हैं और क्या कहेंगे? सारा प्रतिबंधित साहित्य हमारे पास है। जो अंग्रेज़, जब ब्रिटिश शासन था यहाँ पर, उस समय जो देशभक्ति की कविताएं लिखी जाती थीं, देशभक्ति के आर्टिकल्स लिखे जाते थे, कार्टून निकलते थे पब्लिक को देशभक्ति की तो और आकृष्ट करने के लिए, वो सब अंग्रेज़ सरकार जो है प्रतिबंधित कर देती थी। उनको सीज़ कर लेते थे और सीज़ करके अपने पास रख लेते थे। तो वो सारे के सारे हमारे पास आ गए और वो उपलब्ध हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव की बड़ी अच्छी वेबसाइट है, तो आपने देखा हो कभी, तो उसके ऊपर हमने पूरे ये स्कैन करके डाले हुए हैं। उसमें हिंदी का, सब भाषाओं के हैं उसमें। अच्छा। अगर आप हिंदी में जाएंगे तो 262 कविताएं प्रतिबंधित साहित्य में से निकाल के आज़ादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं और पूरा प्रतिबंधित साहित्य हमारे पास है। इसके ऊपर एक कॉफ़ी टेबल बुक भी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले निकाली थी। जब हम अपने साहित्य की बात करते हैं जी, तो उसमें जो पौराणिक साहित्य है, जैसे रामायण, महाभारत, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो किस रूप में आप तक पहुंची हुई हैं, और उनका कौन सा समय और कौन सी भाषा, इसके बारे में भी बड़ी दिलचस्पी हो रही है। कुछ इस बारे में बताएं। रामायण का ट्रांसलेशन, अनुवाद जो है वो कराया गया था मेरे ख्याल से, अब बहुत पुष्ट तरीके से मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अंदाज़न अकबर के टाइम में कराया गया था। जो फ़ारसी में है वो हमारे पास ओरिजिनल उपलब्ध है। अच्छा। तो उस समय के राजाओं का ये प्रयास था कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट कराए जाएं, सब लोग पढ़ें सारे ग्रंथों को,
तो फारसी का एक हमारे पास महाभारत का अच्छा, महाभारत एक फारसी। प्रतिलिपि मिलती है जो 16वीं सदी की होगी। हम्म। और इस तरह से आगे जाके रामायण जो है उसका हमको मिलता है पारसी में और अवधी में, वो 17वीं सदी की है। बाकी इसके अलावा जो लोगों ने इनके ऊपर टिप्पणियाँ टीके लिखे हैं उस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं, वो भी कुछ हैं हमारे पास उपलब्ध। और जो हमारे पुराने लेखक हुए जैसे सूर, तुलसी, कबीर, जी। इनके लिखे हुए, क्या इनके हाथ के लिखे लेख वगैरह भी हैं आपके उसमें संग्रहालय में? ज़्यादा नहीं है ये तो, जब कोई परिवार हम लोगों को डोनेट करते हैं तभी हम लोग को ये कागज़ मिलते हैं। जैसे शायद लोगों को, आपको भी नहीं मालूम होगा कि जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई है, उनके हाथ से लिखी हुई, जी। उसके 2 अध्याय बनारस में हैं अच्छा। अभी तक, अच्छा। और 2 अध्याय चित्रकूट में हैं। ओरिजिनल उनके हाथ के लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट जो है रामचरितमानस की। लेकिन ये है कि वो उनकी एक ट्रस्ट है उनके परिवार के लोगों की, उसके पास है चित्रकूट में। तो जब परिवार के लोग देते हैं तभी हम लोगों को कागज़ मिलते हैं। तो रहीम के परिवार से या कबीर के परिवार से जो उनके हाथ के लिखे हुए ओरिजिनल होंगे वो हम लोगों के पास अभी तक नहीं आए। लेकिन कुछ पब्लिश्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे रहीम के पब्लिश हैं तो हमारी एक आर्काइवल लाइब्रेरी भी है, अच्छा। उसमें कुछ दुर्लभ किताबें हैं जिनकी बहुत कम प्रतियां होती हैं, तो कुछ वहाँ पे मिल सकता है। जो शोध करना चाहते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है एक एक तरह के कागज़ जुटाना, उसकी सामग्री इकट्ठी करना, उसके बारे में जानकारी लेना। तो मुझे लगता है ये तो एक ऐसा गढ़ है कि यहाँ चले जाएं तो वहाँ आपको सब कुछ ही एक साथ मिल जाएगा। बिल्कुल है, ये प्राइमरी सोर्स है। जी। हमारे पास मूल अभिलेख रहते हैं, तो ये प्राइमरी सोर्सेज हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं से सुनी सुनाई बात है या इंटरनेट से कुछ आपने देख लिया। ये तो हमारे पास मूल कागज़ होते हैं। और इस बारे में हम लोगों ने चेयरमैन यूजीसी से बात भी करी है और सारी यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज को भी हम लोगों ने संबोधित किया है इस बारे में कि जो स्टूडेंट्स शोध करते हैं उनको ये प्रेरित किया जाए कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में मूल अभिलेख हैं, आप उनको देखिए और उनके ऊपर काम करिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम पे करीब 34 करोड़ पेजेस हैं, जी। तो 34 करोड़ पेज पढ़ने के लिए हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम खुद उन पे शोध कर पाएँ। जी। हम तो ये, हमारा काम ये है कि हम उन कागज़ों को सारी दुनिया के सामने लाएं, और फिर जो बाकी शोध करने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है, और किसी भी यूनिवर्सिटी में है, वो लोग शोध करें। जी। तो हमारा काम उपलब्ध कराने का है। बट आगे आगे जैसे 2 साल में सारा डिजिटाइज हम लोग कर लेंगे, इंडिया पहला बड़ा आर्काइव हो जाएगा जो कम्प्लीटली डिजिटल होगा, तो उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के भी बहुत सारी संभावनाएं पैदा होंगी। जैसे आपको मान लीजिए शोध करना है और 34 करोड़ पन्नों में, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने रामप्रसाद बिस्मिल का नाम ढूंढा, तो बहुत सारे पन्नों में हो सकता है, बहुत सारी फाइलों में हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे कागज़ निकाल के आपके सामने रख देगी कि मुझे इतनी जगह पे ये नाम मिला। उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स जो शोध करता है वो उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कागज़ मेरे महत्व का, ये कागज़ मेरे महत्व का नहीं है। लेकिन पूरे 34 करोड़ कागज़ों को पढ़ना, ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी तरह से कर पाएगी। तो हम लोग जो कर रहे हैं इसका एक बेनिफिट ये होगा कि शोधकर्ताओं को बहुत आसानी हो जाएगी आगे आगे। अब जैसे हम अभी बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान आपने एक छोटा सा प्रसंग छेड़ा झांसी की रानी का, तो वो बड़ा ही मन को छू लेने वाला था। मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप इसे दोहराएं। हम आर्काइविंग का एक कल्चर होता, आदत होती है, डॉक्यूमेंटेशन करना जो है बहुत अच्छी आदत होती है, और मुझे लगता है कई बार कि हमको इस पर थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये बता रहा था कि एक फ़ाइल में नोटिंग है, छोटी सी नोटिंग, आधे पेज की नोटिंग है जी। कि झांसी की रानी आज उनकी मृत्यु हो गई और उनको मरने में 20 मिनट लगे, ये भी लिखा हुआ है फाइल में। और उनके साथ फलानी मुस्लिम लेडी थी जो हमेशा उनके साथ रहती थी, उनके शव को भेज दिया गया है बरियल के लिए, झांसी की रानी के शव को भेजा जा रहा है दाह संस्कार के लिए, ये नोटिंग कर रखी है। तो ये मैं एक आदत बता रहा था कि अंग्रेज़ों में थी मानसिकता कि सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते थे, आर्काइविंग का कल्चर था। बहुत अच्छा। और आर्काइविंग का कल्चर होना चाहिए। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आपके पास अगर कोई पुराने कागज़ हैं तो हमको बताइए, हम आके लेंगे नहीं उन्हें, लेकिन हम उनको आके देख लेंगे कि कैसी हालत में है। अगर उनको कोई संरक्षण की ज़रूरत है तो हम आपकी मदद करेंगे इस काम में। अगर आपको जानकारी की ज़रूरत है कि कैसे इस कागज़ को रखना है, हम आपको जानकारी देंगे जी। और अगर आप बिल्कुल भी समय या ऊर्जा नहीं लगा सकते हैं या आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है उन कागज़ों को ठीक से रखने के लिए, तो हम हैं, आप हमको दे सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का एक कल्चर होना चाहिए, अंग्रेज़ों के टाइम में था और वो हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे सभी शोधार्थी ही नहीं बल्कि जो एक आम जनता है उसको भी चाहिए कि वो इससे जुड़े। तो क्या इसके लिए उनके वहाँ आने में किसी तरह का कोई औपचारिकताएं हैं जो उन्हें पूरी करनी होती हैं, या कोई परमिशन लेटर लेना होता है अगर वो आपकी चीज़ों को पढ़ना चाहें या उसकी कोई कॉपी रखना चाहें, तो कैसे संभव है? जैसे मैंने बताया, एक अभिलेख पटल करके हमारा पोर्टल है, वेब पोर्टल है। अभिलेख पटल पर जाके वो सर्च कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स की सूची उनके सामने आ जाएगी
अगर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं तो अभिलेख पटल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पंजीकरण कर लें अभिलेख पटल पर, तो सारे कागज़ों को देख सकते हैं, थोड़ा सा मामूली पैसा दे के डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो कागज़ अभी तक डिजिटाइज नहीं हुए हैं उनके लिए अभिलेख पटल पे डिजिटाइज ऑन डिमांड का एक प्रावधान है अच्छा। कि मैं ये कागज़ चाहता हूँ, आप डिजिटाइज तो कर ही रहे हैं, इसको जल्दी कर दीजिए। ठीक। तो डिजिटाइज ऑन डिमांड का इंडेंट हम लोग के पास आ जाता है, तो हम उस कागज़ को जल्दी से डिजिटाइज करके उपलब्ध करा देते हैं वेब पोर्टल पे। बट इसके आगे अगर कभी आना चाहें तो हमारे यहाँ एक रिसर्च रूम है जहाँ पे शोधार्थी आते हैं रोज़, तो अभिलेख पटल के माध्यम से ही आप रिसर्च रूम में आने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जो कागज़ आपको चाहिए वो पहले से बताने होते हैं, क्योंकि कागज़ ढूंढ के आपके लिए उपलब्ध कराने होंगे, तत्काल नहीं हो पाते हैं। तो आप डाल देते हैं कि मुझे ये कागज़ देखने हैं, तो अभिलेख पटल के माध्यम से आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, आप आ जाएंगे, रिसर्च रूम में बैठ के वो कागज़ आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये सुविधा सभी शोधार्थियों के लिए है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी चाहे वो वहाँ जा कर के सीधे सीधे देख सकता है, चीज़ों देख को छू सकता तो है, सकता ये स्वागत है सबका देखने की। ये हमारा हमेशा आह्वान रहेगा कि आप लोगों के माध्यम से कि जो कलाकार हैं, जो बहुत अच्छे क्रिएटिव माइंड्स हैं, वो इन सब चीज़ों को लोगों के सामने रोचक तरीके से लाएं। बिल्कुल। ये हमारा अनुरोध हमेशा रहेगा। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो समय आए कि जब आपको एक किसी व्यक्ति के बारे में, किसी एक पत्र के बारे में जानना हो तो उसके साथ जुड़ी हुई सभी अनंत जो रास्ते हैं वो एक साथ खुल जाएं और एक बड़ी सी दुनिया आपके सामने हो। आपने अपना इतना समय दिया और इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के अभिलेख सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव का भावी पीढ़ी के लिए संरक्षण, इस विषय पर आपने ये भेंटवार्ता सुनी। महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार अरुण सिंघल से बात कर रही थीं हिंदी भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर अलका सिन्हा। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। साहित्य को समाज से जोड़ने वाले नामों का जिक्र होगा तो दुष्यंत कुमार का नाम बेशक लिया जाएगा। उन्होंने हिंदी गजल को एक नया आयाम दिया जिसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रमुखता से स्थान मिला। दुष्यंत कुमार के संकलन साए में धूप ने हिंदी गजल को जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया और उनके बाद के हिंदी गजलकारों ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया, जिससे हिंदी गजल जनमानस की एक आवाज बन सकी। वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, कवि और गजलकार लक्ष्मी शंकर वाजपेयी कहते हैं, बहुत लंबी श्रृंखला है जो दुष्यंत जी से पहले, उसमें कबीरदास जी का भी नाम आ जाता, हमन इश्क मस्ताना से लेके और कितने नाम मैं गिना सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा वो उर्दू की जो गजल की परंपरा थी वो उसी के हिसाब से लिख रहे थे। दुष्यंत जी की गजलें जो सारिका में आई, जिसकी वजह से सारा जो महल आज हिंदी गजल का खड़ा हुआ है, तो वो अगस्त 1976 आपातकाल के दौरान आया था विशेषांक, और वहीं से इसकी शुरुआत होती सारे अभियान की, आंदोलन की। और वही मार्च 1977 की सारिका में मेरी गज़ल छपी थी। और मुझे गर्व है इस बात का और खुशी भी है कि मैं उन गिने चुने लोगों में से हूँ जिन्होंने हिंदी गज़ल को, दुष्यंत जी के बाद वाली गज़ल को अपनाया और दोनों तरफ से, जिसको कहते हैं ना, आलोचनाओं को झेला। यानी हिंदी वाले कहते थे जब इतनी सारी विधाएं तो ये गज़ल की ज़रूरत क्यों पड़ गई, और उर्दू वाले कहते थे ये हिंदी वाले गज़ल में आएंगे तो पता नहीं गज़ल का क्या होगा। बहरहाल देखिए, दुष्यंत रचनावली का जब समारोह दिल्ली में हो रहा था, नामवर सिंह जी बैठे थे, प्रख्यात आलोचक। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि देखिए, ऐसा नहीं कि दुष्यंत कुमार से पहले कोई हिंदी गज़ल लिख नहीं रहा था और बहुत लंबी परंपरा है, लेकिन दुष्यंत जी ने हिंदी गज़ल को पहचान दिलाई, प्रतिष्ठा दिलाई, और फिर उसमें सैकड़ों रचनाकार आए और उन्होंने हिंदी गज़ल को इसलिए अपना लिया क्योंकि उसमें गज़ल में जो सुविधा मिलती है कि आप एक ही गज़ल के कई कई शेरों में कई कई विषय ला सकते हो, और वो चूंकि इंस्टेंट होता है कि 2 लाइन में आपने अपनी बात कह के जो है आपने श्रोताओं को पकड़ लिया। इसलिए आज की तारीख में जितने कवि सम्मेलन आप सुनोगे उनमें गजल ही प्रमुख होगी। तो बतौर पोइट्री फॉर्मेट ही हमें देखना चाहिए। दुष्यंत ने ये किया, आम आदमी का दुख दर्द है वो, और खासकर आपातकाल के दौरान ये विशेषांक आया, और वो सारी की सारी जो पीड़ा, क्यों सारा जयप्रकाश जी का आंदोलन चला, उसको जैसे एक आवाज दे दी दुष्यंत कुमार ने। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। और कितने उनके शेर उद्धृत होते हैं, यानी एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहे इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है,
कल मिला था चीथड़े पहने हुए एक बाजार में, नाम जब पूछा तो बोला कि हिंदुस्तान। तो वो जो एक गजल को पूरी तरह से, ये नहीं, उनके में भी आता है ना कुछ एक मोहब्बत वाले पे बच नहीं सकते आप, जीवन प्रेम के बिना जीवन कहाँ है, लेकिन मुख्य स्वर जो उनकी गजलों का था वो सामाजिक जो हमारी सरोकार है उनसे जुड़ा था। हिंदी वालों ने गजल को जब अपना लिया इतने बड़े पैमाने पे, तो कहीं ना कहीं एक शब्द चल निकला हिंदी गजल। हिंदी गजल सिर्फ वो है जो हिंदी के कवि लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने अपनी पत्रिका उन्हें देवनागरी का नाम लेके छापा कि देवनागरी लिपि वाली गजलों का विशेषण। तो एक विधा आई जो अरबी से फारसी से चलती उर्दू में आई थी, उर्दू की बहुत मुख्य विधा थी, वो हिंदी में जब आई, और हिंदी की बहुत बड़े ऐसे छुटपुट आ जाती, कोई नाम नहीं लेता, कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वो आई और अभियान बन गई, आंदोलन बन गई, सैकड़ों गीतकार जब वो गजल में आ गए, नीरज जी जैसे लोकप्रिय गीतकार हों, एक दो रहे उन्होंने जिद पकड़ के रखी कि वो नहीं, भारत भूषण गीतकार थे, उन्होंने नहीं गजल लिखी, वो छोड़ दीजिए। तो जब हम हिंदी गजल कहते हैं तो इसका मतलब ये कि वही हिंदुस्तानी गजल है, गजल ही है, लेकिन जो हिंदी के कवि लिख रहे हैं इसलिए लिखते हैं। जाने माने गजलकार दीक्षित दनकौरी बताते हैं, अगर आप सामाजिक सरोकार भी कर रहे हैं तो भी उसके पीछे आपको कहीं ना कहीं कोई करुणा आपके पीछे है। अब उसमें अगर उसमें मसाले लोगे ना हाथ में, तो दिक्कत क्या हुई है तो करुणा, और कर रहे हैं हम मसाले के बाद, ढपलीले के बाद। तो वो जो करुणा जो दुष्यंत जी की थी, वो करुणा उनके जो शेर है उसमें झलकती है। पीर हो गई है पीर पर्वत, तो करुणा तो जरूरी है गीतों में भी और गजलों में भी। और वो करुणा सिर्फ मुझे लगता है कि सामाजिक सरोकारों के कारण ही समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी या कोटेबिल हुए, या उनके शेर हर मौके पे राजनीतिक भी लोग भी और सामाजिक लोग भी और धार्मिक लोग भी सब सुनाते हैं। साये में धूप, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हिंदी की साहित्यिक यात्रा में मील का एक पत्थर है अज्ञेय संकलित तार सप्तक। ये संकलन हिंदी काव्य में नई प्रवृत्तियों और प्रयोगवादी कवियों के स्वर को प्रमुखता देने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। इसी प्रयास पर आधारित है आवाजों के खजाने से हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक नई कविता तार सप्तक के मंद्र शब्द सुर। प्रख्यात साहित्यकार ज्ञान रंजन, जबलपुर से। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हिंदी कविता के आधुनिक युग की एक यादगार घटना है। साहित्य के इतिहास में छायावाद के बाद वह एक नई धारा की शुरुआत है। पहली बार प्रमुख कवि, कथाकार, संपादक अज्ञेय ने तार सप्तक की कल्पना की और कवियों का चयन किया, उन्हें संपादित किया और 7 उज्जवल कवियों का प्रकाशन किया। मोटे तौर पर यही तार सप्तक है। बाद में ये 7 कवि हिंदी के प्रख्यात कवियों के रूप में जाने पहचाने गए। तार सप्तक के लिए बाद में कुछ मूल्यवान पद भी प्रचलित हुए हैं। एक यह कि तार सप्तक राहों का अन्वेषी है और वह प्रतिभाओं की डिस्कवरी है। बाद के सप्तकों में भी अज्ञेय ने 7 की संख्या में कवियों का चयन किया है। मैं इन सभी चयन के साथ संबोधित करना चाहूंगा कि तार सप्तक प्रयोग और प्रगति का सुंदर गुलदस्ता है। यह जानना जरूरी है कि तार सप्तक के कवियों में सर्वश्री अज्ञेय, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल और नेमचंद्र जैन आते हैं। तार सप्तक हिंदी कविता का एक सुनहरा शीर्षक है, पर उसके संदेश सरल नहीं हैं। जब कवि धाराओं के खिलाफ तैरता है, पूर्वाग्रहों को तोड़ता है और जरूरत पड़ने पर स्वयं के खिलाफ भी निर्णय लेता है, तब तार सप्तक जैसी कृतियों का जन्म होता है। तार सप्तक ने कठिन मानक रचे हैं, यानी कविता का विवेक, कविता का जनतंत्र और कविता की स्वाधीनता। तार सप्तक का यही संदेश है। मेरी समझ है कि तार सप्तक के प्रकाशन तक अज्ञेय का क्रांतिकारी तन मन क्षीण नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना। यह चयन आगे के समय में उल्लेखनीय साबित हुआ
और मुक्तिबोध एक बड़े और अग्रगामी कवि के रूप में जाने गए। मुक्तिबोध ही नहीं, तार सप्तक के अधिकांश कवि समकालीन प्रगतिशील धारा के बड़े साहित्यकार साबित हुए। मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा साहित्य की दूसरी विधाओं के कालजयी लेखक माने जाते हैं। प्रभाकर माचवे और गिरजा कुमार माथुर को छोड़कर बाकी सभी का वामपंथी दलों से जुड़ाव भी हुआ, लेकिन अज्ञेय ने कवियों का चयन उनके भीतर कविता का जो स्वस्थ अंकुर था उसकी पहचान के साथ ही किया। चलते हैं इंदौर। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रमोद त्रिवेदी। सहमति या असहमतियां हो सकती हैं। जब 7 कवियों के चयन पर सवाल उठता है तब यह बात जरूर सामने आती है कि कौन छूट गए और किन्हें लेना चाहिए था। पर जो इन संकलनों में है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक में, उन्होंने भावी हिंदी कविता के विकास के स्वरूप को, उसके लक्ष्य को, उसके ध्येय को लगभग तय कर दिया था। जब हम किसी एक कवि के सप्तक में अन्य कवियों के दायित्व को सौंपा गया किसी एक कवि को, तब हमको उसके रुचि आदि पर भरोसा करना चाहिए और वही उसके चयन द्वारा की गई कविताएं एक प्रमाण है कि उसने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से कवियों का और कविताओं का चयन किया। तार सप्तक के पुनर्मुद्रण पर कई कवियों ने अलग अलग स्तर पर अपनी अपनी असहमति व्यक्त की है, पर इससे इन सप्तकों का महत्व कम नहीं हो जाता। भावी पीढ़ी के लिए एक दस्तावेज है। उससे हमको एक दिशा तो यह भी मिलती है कि प्रयोग की आवश्यकता निरंतर रही है और रहेगी। एक सार्थक कविता की ये अपेक्षा भी होती है कि अपनी परंपरा से कुछ ग्रहण करके प्रयोगशीलता के द्वारा कुछ ऐसा नया अपने समय और समाज के अनुरूप हर कवि को कुछ न कुछ अपना अवदान करना चाहिए। नई कविता तार सप्तक के मंद्र शब्द सुर। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। स्वरांश सौजन्य आकाशवाणी इंदौर और जबलपुर। सितंबर का महीना हमें शिक्षा और समावेशिता की अहमियत का एहसास दिलाता है। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन यानी शिक्षक दिवस पर हम उन गुरुओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमें ज्ञान की राह दिखाई। वहीं 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमें समाज के हर वर्ग को शिक्षा से जोड़ने की ओर अग्रसर करता है। फिर आता है सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है और उन भाषाओं और संवाद प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है जो मूक और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए संवाद का माध्यम बनती हैं। बीती 29 अगस्त को नई दिल्ली में वर्ष 2021 और 2023 के भाषा सम्मान प्रदान किए गए। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले नामों में पुरुषोत्तम अग्रवाल, बेत्तवोलु राम ब्रह्मम, अवतार सिंह, केजी पॉलोस, दुर्गाचरण शुक्ल, रंथलेई ललरोना और रोजामा चौंडियू के नाम शामिल हैं। कालजयी और मध्यकालीन साहित्य को आम लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचाने का बेहद महत्वपूर्ण काम इन भाषा विद्वानों द्वारा किया गया है। इसी सितंबर माह से संबंध रखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिनकर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, मुल्कराज आनंद, जिगर मुरादाबादी, राही मासूम रजा, रजिंदर सिंह बेदी, दादा भाई नौरोजी, गोविंद वल्लभ पंत के अवदानों को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता और मनोज को अनुमति दीजिए। नमस्कार।